आज हमारे एलपी सीरीज़ का पहला क्लासेस है, जहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व नहीं, सॉल्व के साथ-साथ सॉल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और साथ-साथ में एडवांस अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच और कैलकुलेशन मेथड को भी सेम महत्व दे के साथ में चलते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हमारा पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका डिस्काउंट बेस्ड सवाल से पूछा गया है और डिस्काउंट और सीपी का जो कॉन्सेप्ट है उससे पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये बोला है, शुभम मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ डी परसेंट ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड द डिस्काउंट डी परसेंट। कि आपको ये पूछा गया है कि चीज़ें जो है कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया गया है। देखिए ये सवाल कुछ भी कठिन नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट। जहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस देता है तो ऑलवेज 100% मान लेना होगा। 40% अबव में दिया है तो 140 हो जाएगा। यही चीज़ें जो है आपको प्रॉफिट दे रही है 10%, तो आपको यहाँ से 110 लिखना है अपॉन 100 माइनस ऑफ डी। डी को हम स्मॉल डी के हिसाब से डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 बच जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 यहाँ से आ जाएगा, 700 इधर से आ जा रहा है और 70, तो 70 इक्वल टू आपका बचा रह जाएगा 150। तो डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 150 अपॉन 7, जिसका वैल्यू होता है 213/7। तो ये हमारा थर्ड नंबर वाला ऑप्शन आ रहा है जी। आपको यहाँ पे आपको देखना है एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डी। यही कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बोला गया है कि ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 20% अबव इट कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट शुड ऑफर टू गेन 2%। तो उसी कॉन्सेप्ट से चलते हुए हमें लिखना है एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट। देखिए सी पी ऑलवेज आपका 100 होता है। अगर 20% ऊपर मैंने कॉस्ट प्राइस को कर दिया है तो मेरा 20% से ज़्यादा मैंने अपना मार्केट प्राइस को बढ़ाया है तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 2% मेरा प्रॉफिट है तो जो है ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाता है, 102। 2% प्रॉफिट मतलब कि है कि आपने 100 रुपये में सामान को खरीदा है, 2 रुपये अपने प्रॉफिट कमाए हैं तो सामान को बेचे होंगे 102 में, इसलिए मैंने 102 लिखा। वैसे ही 100 आपको डिस्काउंट पता करना है। अब कैलकुलेशन ये है कि जैसे इसको काटेंगे तो आपको आ जाएगा 5। डायरेक्टली आप इसको किससे काटना है, 20 से काट दीजिए तो 5 हो गया, 6 हो गया। इस 6 के साथ ये काटेंगे तो 17 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 85 आ जा रहे हैं इक्वल टू 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट। तो डी इक्वल टू आपका आ जा रहा है 15%। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 15% छूट देने के बाद कोई सामान अगर 20% से ज़्यादा मार्केट प्राइस में दिया गया है और 2% लाभ है, तब डिस्काउंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। समझ में आया, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बोला गया है कि if the interest earned during the second year and a certain sum 3072 and the rate of interest 20% per annum compounded annually, then the sum आपको पूछा गया है ये चीज़ें। देखिए चीज़ों का आपको जो है सक्सेसिव अच्छे से पता होना चाहिए। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत तरीके से करने के लिए स्मार्ट अप्रोच हमारा होता है। हम जो रेट ऑफ परसेंटेज होता है उसको सक्सेसिव लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 20% बोल दिया है तो 20% का 2 साल का सक्सेसिव या फिर सेकेंड ईयर का सक्सेसिव हमें निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे 2 साल नहीं बोला है आपको, सेकेंड ईयर में बोला है एक्चुअली। तो ये चीज़ें आपको तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 20%। सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20% का 2 बार सक्सेसिव लेंगे तो होता है 44%। तो आप बोलेंगे
कि सेकेंड ईयर में मेरे को मिल गया है 44%, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर मिला के आपको 44 मिला है, फर्स्ट ईयर में अकेला आपको 20% मिला है, तो ओनली सेकेंड ईयर में आपको कितना मिला होगा? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वही आपको सेकेंड ईयर में मिला होगा। ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के आपको मिला है 44, ठीक है, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों साल में मिला के आपको मिला है 44%, और सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिला है वो है 20%। तो आप बोलेंगे फर्स्ट ईयर के साथ ये फर्स्ट ईयर कट जाएगा तो आपका जो है कितना बचा रह जाएगा, सेकेंड ईयर ही बचा रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में मिला है आपको 24%। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सर्टेन सम ऑफ जिसका यहाँ पे बोल दिया है वो जो सेकेंड ईयर में मिले है आपका 24%, उसका पैसे में वैल्यू कितना है 3072, वही आपका 24% का वैल्यू है। आपको सम निकालने के लिए बोला है, किसी भी चीज़ का सम ऑलवेज 100% होता है, तो यही चीज़ें जो है हमें अब कैलकुलेशन करना है। हम 8 से काटेंगे तो 3 में चले जाएगा ये, उसके बाद ये चीज़ें जाएगा 3 से, उसके बाद 4 और 3, फिर से ये 3 से कट जाएगा तो 128 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 12,800 जो है उसका प्रिंसिपल थे, 12,800 रुपये। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेकेंड ईयर में ना बोल के 2 साल में बोलते तब हम जो है उसका मान 44% लगाते। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट और ये तरीका जो है अच्छे से आपको क्वेश्चन में पता करना है कि आपको पूछा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे आपको बोला है व्हाट सम विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 480 इन 2 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ओके, मतलब ये है कि 480 जो है इंटरेस्ट है आपका 2% का, और अगर कोई बैंक आपको 10% रेट में इंटरेस्ट देता है तो 2 साल में 10% रेट इंटरेस्ट देता है, तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना दिया? टोटल इंटरेस्ट जो होता है आपको दिया है, टोटल एसआई आपको दिया है उसने 20%, परसेंटेज में वैल्यू ये है, और वही 20% आपको पैसे में बता दिया कितना है 480। तो आपको ये लिखना है वो जो 480 है 20% का वैल्यू है। आपको क्या पता करना है? सम पता करना है। सम ऑलवेज कितना होता है 100% का वैल्यू होता है। उसी को कैलकुलेशन करते हैं, ये इस पर्टिकुलर पार्ट को काट के, और ये भी जो है 24 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 2400 उसका प्रिंसिपल का वैल्यू है। समझ में आया ये वाला? बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। देखिए किसी को ये चीज़ें भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल जो एक फार्मूला है SI = PR/T/100, वहाँ से भी चीज़ों को आप कर सकते हैं। चलिए मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ। जैसे SI = PR/T अपॉन क्या होता है 100 होता है। यहाँ पे आपका SI दे दिया है 480, P मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है, R मीन्स होता है रेट 10%, T मतलब क्या है 2 साल। देखिए अपॉन 100, ये 10 कट जाएगा, ये 5, P = आप बोल सकते हो, यहाँ से आपका आ जा रहा है वैल्यू 2400। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला गया है कि ड्यूरिंग ए सेल 50% ऑफ द गुड सोल्ड एट 49% प्रॉफिट, उसके बाद 32% ऑफ द रिमेनिंग गुड आर सोल्ड 45% प्रॉफिट, स्टिल रिमेन गुड आर सोल्ड एट लॉस 15%, इफ देयर इज ओवरऑल प्रॉफिट इज x% देन द वैल्यू ऑफ द x। देखिए बहुत चीज़ों यहाँ पे नहीं सोचना है, जस्ट दो ही चीज़ें आपको देखना है। एक होता है कुछ सामान जो है क्वांटिटी में बेचा है, और वही सामान आपको जो है कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, और 3 अलग अलग जो है सामान है, और वही पर्टिकुलर अलग अलग सामान नहीं है, एक्चुअली वही अलग अलग सामान नहीं है, एक ही सामान को अलग अलग क्वांटिटी में बेचा है इधर। उस चीज़ों को हम देखेंगे अच्छे से तरीके से कैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से आपका लिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्यू लिखना है, क्यू फॉर द क्वांटिटी। 50% पहला यहाँ पे क्या बोला है सामान है, उसके बाद बोला है कि वो 50% सामान जो है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट आपका हुआ है +49, मतलब कि 49% प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद बोला है 32% ऑफ द रिमेनिंग, 50% का 32% रिमेनिंग कितना होता है, अगर 100% में वो 32 होता है तो 50% में हो जाएगा वो 16%, 16 चीज़ें, ठीक है, 16 क्वांटिटी है।
तो मैं बोलूँगा तो उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी में 45% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 45। वैसे ही बोला है कि उसके बाद रिमेनिंग में मतलब 50 क्वांटिटी हो गया है, 16 क्वांटिटी हो गया और रिमेनिंग कितना बचा है 100 में से 36। ठीक है, तो 36 क्वांटिटी में उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है उसमें 15% लॉस है, तो -15 हम लिखेंगे ऐसे। देखिए आपको डेविएशन पकड़ लेना है। किस चीज़ को डेविएशन, इन तीनों में से प्रॉफिट और लॉस 45, 49, 45 और 15 में से कोई सा भी पकड़ लीजिए, तो फिर आपका एक का वैल्यू जो है जीरो आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मैं 45 को पकड़ लेता हूँ। अब डेविएशन क्या होता है, आप 45 से कंपेयर करेंगे 49, तो जब अगर 45 से 49 को अगर जाना है आपको, तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तो +4 इंटू उसमें क्या है, कितना क्वांटिटी है, इसको आप क्वांटिटी को रेशियो ले सकते हैं। ये 25 है और ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 25, तो आप बोलेंगे ये 100 का। वैसे ही 45 से 45 तक जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, उसके साथ आप कुछ भी गुना करिए वो जीरो का वैल्यू आएगा। इसलिए देखिए एक स्टेप ऑफ कैलकुलेशन आपका सेव हो गया, टाइम सेव हो जाए। उसके बाद 45 से आपको जाना है -15, तो फिर आपको कितना करना है, -15 तक छोटे तक जाना है, तो आपको ऑलरेडी तो 45 से -15 जाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़ें जो हो जाएगी। एक तो 45 से माइनस करेंगे तब आके जीरो आएगा, और जीरो से और माइनस करेंगे जाएंगे तो 15 घर जाना पड़ेगा आपको, तो टोटल कितना जाना पड़ रहा है -60 घर जाना पड़ रहा है। और एक एक जो है क्वांटिटी कितना है, टोटल 18 क्वांटिटी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1080। देखिए आपका वैल्यू आया है +100 और माइनस 1080, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -980 अपन आपका क्वांटिटी जो है जोड़ना है। क्वांटिटी क्या है, 25 है, 8 है, 18 है, मतलब 52। इसको आप 4 से डाइवाइड कर सकते हैं तो 13 आ जाएगा और 240 यहाँ से आ जा रहा है। यहीं को कैलकुलेशन करेंगे तो पहले आपको 1 से चलाना है, तो आपको बचा रह जाएगा कितना, 9 बचा रहेगा जीरो, 8 से चला जाएगा ये, उसके बाद आपका जा रहा है 6 से, तो और वो भी माइनस वैल्यू, तो आप बोल सकते हैं आपका आया है -18.6। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो डेविएशन पकड़े थे ना, तो उस डेविएशन जो पकड़े थे वो है 45, उसके साथ ये -18.6 को जोड़ देना है और वहाँ से कैलकुलेशन करके आपको आ जाएगा 26.5%, और यही आपका जो है वैल्यू हो जाएगा एक्स के। समझ में आया ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा वाला था। देखिए एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट बहुत बार जो है हम लोगों से छोटे छोटे गलती हो जाता है दसवीं के चलते, तो इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिए। ये क्वेश्चन को करने का जो हमारा तरीका होता है, हम दसवीं को हटा देंगे। जैसे 13 है तो हम 13 को ऐसे लिखेंगे, 1.3 को 13/10 लिखेंगे, और 76 है तो 76 अपॉन यहाँ पे 7.6 को 76/10 लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, दसवीं को हटा के 100 लिखेंगे। देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम करने का जो नियम होता है, तो वो ये होता है कि ऊपर वाले में जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एलसीएम हम लोगों को लेना होता है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हम लोगों को लेना होता है। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा ये चीज़ें। ये आपको देखिए 13 आ जाएगा, और 76 किसी से कटता नहीं है, तो 13 इंटू 76 का वैल्यू ही आ जाएगा, और 10 यहाँ पे 10 और 100 का एचसीएफ कितना हो जाता है आपका, ऑलवेज 10 हो जाता है। यही चीज़ों का आप गुना करेंगे तो 760, और आपका टोटल आ जा रहा है, टोटल 988 का वैल्यू आ जा रहा है, और यहाँ पे आपका 10 एचसीएफ है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 98.8 आंसर। देखिए यही चीज़ें होता है फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। कभी भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आप न्यूमरेटर में क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका एचसीएफ लेंगे। अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले फ्रैक्शन में, तब आप न्यूमरेटर वाला जो है एचसीएफ लेंगे, और डिनोमिनेटर वाले जो है एलसीएम लेंगे। जो भी निकालने के लिए बोलेगा उसको आप न्यूमरेटर वाले में सॉल्यूशन करने की कोशिश कर दीजिएगा, और उसका ठीक नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका ठीक ऑपोजिट वाली चीज़ें आपको करना है। समझ में आ गई या नहीं आया?
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मॉड ढूँढने के लिए बोला है, पर्टिकुलर एक सेट दे दिया है उस सेट से। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबको नहीं देखना होता है, ऑप्शन में जो-जो दिया है उसी चीज़ को देखना है। जैसे आपका दिया है 44, 44 का कितने बार है? 1 बार, उसके बाद और कहाँ पे है? 2 बार और 3 बार। तो आप बोल सकते हैं 44 आपका 3 बार है। 51 कितने बार है? 1 बार, 2 बार और कहीं पे नहीं है, तो 51 2 बार है। 55 कितने बार है? 55 देखिए आपका 1 बार है, 2 बार है, 55 भी जो है आपका 2 बार है। अब 40 देखते हैं, 40 जो है 1 बार है, 2 बार है, तो 40 जो भी 2 बार है, तो 51 जो है 3 बार है, तो हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे हमारा आंसर 44 है। देखिए मॉड ये होता है जहाँ पे यहाँ पे आपका एक सीरीज़ दे रखा है, उस सीरीज़ में पर्टिकुलर एक नंबर या फिर पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी जितने टाइम रिपीट हो रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे 44 जो नंबर है तो वो 3 बार या फिर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैक्स टाइम ऑफ या मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन हुआ है, इसलिए हमारा इस डेटा से बोल सकते हैं जो मॉड है वो 44 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक अलजेब्रा वाला सवाल आपको पूछा गया है कि व्हेन 1/3 ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, द रिजल्ट इज 87, देन द सम ऑफ द डिजिटल एंड ओरिजिनल नंबर। किसी भी चीज़ का 1/3 माने होता है 1/3। ओके, उसी नंबर में क्या बोला है आपको 25 इंक्रीज करना है 1/3 में। वन मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि 1x अपन, तो 1/3 वाले पार्ट क्या है, ये अगर ओरिजिनल है और ये उसका 1/3 पार्ट है, मतलब एक एक्स में अगर मैं 25 इंक्रीज कर देता हूँ तो मुझे कौन सा संख्या प्राप्त होता है? 87 प्राप्त होता है। यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू निकाल के ले आऊँगा तो मेरा आ जाएगा 62। उसके बाद आपको पूछा गया कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा ऑलवेज जो है डिनोमिनेटर वाला होता है, तो 3x होता है, तो 3 इंटू 62 जो है मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो जो कि क्या होता है 186। तो 186 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आपको एक्चुअली बोला है वो जो 186 आया है उसका डिजिटल सम आपको बताना है, सम ऑफ द डिजिटल। तो 186 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8 एक 9, 9 6 15, 15 माने क्या होता है? 15 माने होता है 5 और 1 6। ठीक है, डिजिटल सम में एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको बहुत आसान। जहाँ पे भी 9 हो जोड़ के तो उसको काट दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 8 के 9 हो गया ना, तो इसको काट दीजिए, जो बचा रह जाएगा वही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। मैं यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा डिजिटल सम का कैलकुलेशन में, वहाँ पे मैं डिजिटल सम आपको रिविज़न कराते रहूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये पूछा है कि ए फ्लक्स शेप यहाँ पे दिया है ऑफ राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे कोन का एक शेप दे दिया है जिसका हाइट कितना है? 19 सेंटीमीटर है, विथ फील्ड ऑफ वाटर। द वाटर इज पोर्ड इन हाइट टू द एक राइट सिलेंडर फ्लक्स में, जिसका रेडियस कितना है? 1/3 ऑफ द कोन है। ठीक है, उसके बाद आपको यही पूछा गया है, तो अगर उस पर्टिकुलर सिलेंडर का हाइट कितना होगा? देखिए एक कोन शेप है, एक सिलेंडर शेप है। कोन में आपका पानी भरा हुआ है और उसमें जो है इसका हाइट कितना है? 19 सेंटीमीटर है। और आपको ये बोला है जो कोन का रेडियस है, तो उसका रेडियस ये सिलेंडर के रेडियस का 3 गुना है, या फिर सिलेंडर का जो रेडियस है वो कोन के 1/3 है। कुछ भी बता सकते हो, दोनों का जो बातें स्टेटमेंट है वो सेम ही है। तो देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए ये कोन का शेप है और यहाँ पे जो हाइट आपको दे रखा है, हाइट वो जो है 19 दे रखा है। और यहाँ पे जो है एक यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट आपको पता करना है। और यहाँ का जो चीज़ रेडियस आपको दे रखा है और यहाँ का रेडियस, तो यहाँ का रेडियस मैं क्या पकड़ लूँगा? 3x पकड़ लूँगा, तो फिर यहाँ का रेडियस x पकड़ लूँगा। यही चीज़ें तो बोला है, मुझे फ्रैक्शन में पकड़ने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे मैं x पकड़ूँगा, वहाँ पे यहाँ पे 1/3 पकड़ूँगा, वो चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे 3 पकड़ूँगा और यहाँ पे x पकड़ूँगा, तो मुझे ये वाला चीज़ें तो सेटिस्फाई कर जाएगा जो 1/3 वाला पार्ट है। जैसे द 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन, जो यहाँ पे बोल रखा है, जो सिलेंडर का रेडियस होता है, तो वो जो कोन का रेडियस का 1/3 होता है। तो मैं बोल ही सकता हूँ कि जो कोन का रेडियस अगर 3x है तो सिलेंडर का रेडियस x होंगे। देखो इसके बाद मैं वॉल्यूम को इक्वल करूँगा, क्योंकि इसका जो पानी उधर जाएगा तो सेम अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा, तो इधर दोनों का वॉल्यूम समान होगा। तो 1/3 पाई
आर स्क्वायर मतलब क्या होगा 9x²। एच यहाँ पे 19 दे रखा है आपको। उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब x² इंटू एच आपको निकालना है। x² के साथ x² कट जा रहा है, पाई के साथ पाई कट जा रहा है, और इस 3 के साथ ये 3 कट जा रहा है। तो एच इक्वल टू हम बोल सकते हैं 57 सेंटीमीटर जो है हमारा ये पर्टिकुलर जो टाइप्स ऑफ सिलेंडर है उस सिलेंडर का रेडियस का वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर चोंग में या फिर कोन में जो सिलेंडर का वैल्यू कितना था, तो जो है ये 3 गुना था, तो 57 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए जियोमेट्री का ये मस्त सवाल जो आपको से पूछा गया है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बोला है कि टू ट्राइंगल शेयर द सेम बेस। ओके, तो एरिया यहाँ पे बोला है कि पहला वाले का एरिया अगर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके बाद दूसरा वाले का जो है एरिया क्या है 2 ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि तो फिर हाइट का रेशियो क्या होगा। देखिए ये अगर एक बेस है जिसका 14 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट दे रखा है, और वहीं पे ये जो है रेड कलर दे के मैं पहला वाला ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, और दूसरा कलर देके जैसे यहाँ पे है ये कलर को देके मैं बोलता हूँ ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये दूसरा वाला है, और आपका ये पहला वाला जो है 1 नंबर वाला ट्राइंगल है। तो 1 नंबर वाला ट्राइंगल का जो एरिया है फर्स्ट का, और यहाँ पे है सेकंड वाले का। पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू वी इंटू एच, यहाँ पे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा रेशियो में लेते हैं कि हाफ इंटू बी इंटू एच। बेस दोनों का बराबर है इसलिए हम बेस को काट देंगे, हाफ कांस्टेंट है इसलिए हाफ भी काट देंगे। तो देखिए हाइट का वैल्यू यहाँ पे h1 लिखेंगे h2 लिखेंगे, तो दोनों का हाइट का वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो बोल रखा है कि एरिया एरिया फर्स्ट वाले का एरिया 98 है, और इसका जो है 98 इंटू 2 है मतलब 2 गुना है। तो इसका बेस मैं बोलूँगा अगर 14 है पहले वाले का, तो हम बोल सकते हैं कि इसका बेस जो है 28 हो जाएगा, क्योंकि हाइट के ऊपर भी ये चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी जब कांस्टेंट है सेम है अब, और हाफ वाला वैल्यू जब कांस्टेंट है तब का हाइट का जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो आपको एज से ही डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में नहीं आया तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड से करें कि जैसे पहला वाले जो है ये पहला वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आपका कितना दे रखा है 98 दे रखा है, तो आप बोल सकते हैं जो जो 14 वाला वैल्यू है वो 98 का वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, जो एरिया है ये सेकंड वाले का वो तो दिगुना है ना, मतलब 98 इंटू 2, तो उसी का ही हाइट हमको यहाँ से निकालना है। तो 98 के साथ 98 कट जाएगा, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में आपको ये बोला है 5% ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4% ऑफ सेम नंबर। कुछ नहीं करना होता है, जिसका चीज़ें यहाँ पे बोला है तो उसको देखिए तरीके से 5% ऑफ नंबर मतलब कि 5% अपॉन 100, और व्हाट परसेंटेज बोला है किसके ऊपर, जो 4% के जो ऊपर, तो 4/100 हम लिख देंगे। तो ये 100 के साथ ये 100 कट जाएगा, और हम लिख सकते हैं 25/4। इसी को हम परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो 100 से गुना करके ये आ जाएगा 25। तो हम बोल सकते हैं ये 125% का वैल्यू है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट हम उसको 4/5 लिख सकते थे। ये 100 लिखने वाला जो पॉइंट है आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, डायरेक्ट जैसे आपको बोला है 5% ऑफ व्हाट परसेंट नंबर ऑफ द 4% ऑफ द सेम नंबर। सेम नंबर अगर आपको बोला है तो डायरेक्ट आप 5/4 लिख के ये चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। ये 100 लिखने वाला पार्ट को हम स्किप कर सकते थे, आराम से 4/5 लिख के उसका परसेंटेज निकाल देता, हमारा सेम आंसर ही आ जाएगा। तो ये हमारे स्मार्ट अप्रोच रहेंगे। सवाल नंबर 12 में आपको ये पूछा है कि सोनल टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज पॉल एंड 4 टाइम एज लॉन्ग एज स्वीटी टू कंप्लीट द decoration work. Together they can complete in the 6 days. How many days will the Paul complete the work? देखिए ये क्वेश्चन को आपको पहले जो है एफिशिएंसी और टाइम आपको तरीके से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सोनल है तो उसके बाद हम लिखेंगे पॉल,
और स्वीटी को SW से डिनोट करते हैं। तो आपको ये बोला है कि सोनल का जो है टाइम क्या है ना, पॉल से 3 गुना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद साथ में स्वीटी से 4 गुना ज़्यादा है। तो देखिए ये जो है जिसका जितना गुना है तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सोनल से जो है 3 गुना है और स्वीटी से 4 गुना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये वाला जो है ये 4 का वैल्यू है तो ये 3 का है। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे एक अच्छे से वैल्यू पता है क्या, 12। अगर मैं पॉल से ये कंपैरिजन करूँ तो 3 गुना हो जाता है और इससे ये कंपैरिजन करूँ तो 4 गुना हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें सैटिस्फाई करना है, तो ऐसे ही एक वैल्यू आपको पकड़ लेना है तरीके से। तो देखिए ये आपको ऐसे ही एक वैल्यू तरीके से पकड़ लेना है कि जिसमें सेटिस्फाई कर जाए, ये बस 2 ही चीज़ें सेटिस्फाई कर जाए तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है वैल्यू। तो ये तो हमारा टाइम का रेशियो में आ गया। अब हमें क्या करना है, एफिशिएंसी का रेशियो लेना है। जब हमें एफिशिएंसी का रेशियो लेना था, जैसे सोनल का मैं एफिशिएंसी का रेशियो लूँगा तो सोनल का एफिशिएंसी को छोड़ के पॉल का और स्वीट का एफिशिएंसी गुना करके लिखूँगा। तो कितना आ जाएगा, 12। पॉल का ले रहा हो तो मुझे ये 4 वाला को छोड़ के सोनल और स्वीटी का गुणा करना, तो 36 आ जाएगा। स्वीटी का एफिशिएंसी लेना है तो स्वीटी का एफिशिएंसी आपको इस टाइम जो है उसको नहीं देखना है, पॉल का और सोनाम का लेना है 48। यहाँ से आपको जो है इसका रेशियो ले लेना है, 12 से कटेगा तो एक बार में, और ये 3 और ये 4, यही चीज़ें आपको बोल दिया है। उसके बाद आपको बोला है कि 6 दिन में ये मिलजुल के काम को कंप्लीट करता है। तो हम बोल सकते हैं 6 दिन में अगर जैसे सोनम सोनम भी काम करेगा, सोनल भी काम करेगा, पॉल भी काम करेगा और उसके साथ साथ स्वीटी भी काम करेगा, तो इनका एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, मतलब टोटल कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं 3 जना मिला के का काम करता है तो एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, 6 × 8, ये जो है टोटल वर्क है। 48 यूनिट इन लोगों का टोटल काम है। उसके बाद आपको यही चीज़ें बोला है कि पॉल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और किसी को कितना टाइम, कैसे हम पता चलता है, टोटल वर्क अपन उसका इफ पूछा है कि पॉल का एफिशिएंसी के हिसाब से पॉल को कितना टाइम लगेगा, तो पॉल का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो हम 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 16 डेज उसका जो है आंसर आ जाएगा। 48 नहीं, 16 डेज उसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर सोनल काम करता है तो उसको 48 दिन टाइम लग जाएगा। अगर स्वीटी काम करता है तो 48/4 मतलब 12 दिन लग जाएगा। आपको पॉल का पूछा है तो आप पॉल का बताएंगे कि 16 डेज टाइम उसको लगेगा इस काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछा गया है कि दो ट्रेन है ए एंड बी रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें जब आता है तब हमें क्या हो जाता है ना, डिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है और साथ साथ में टाइम को भी जोड़ना पड़ता है। यही हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अपोजिट डायरेक्शन आएंगे तो हम डिस्टेंस के साथ साथ जो है स्पीड को भी जोड़ते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो डिस्टेंस के साथ तो हम जोड़ते हैं बट स्पीड जो है हम घटा देते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे फिलहाल हमें यहाँ पे जो है ऑपोजिट स्पीड चीज़ों में बोला है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फार्मूला D=S×T को लगाएंगे। तो यही चीज़ें आपको क्या बोला है, डी क्या है, दोनों ट्रेन का जो लेंथ है, A+B ट्रेन का जो लेंथ है वही हमारा डी है। एस यहाँ पे क्या है, 66 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, इसको जोड़ के लिखेंगे तो 126 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पे ट्रेन का जो लेंथ है वो मीटर में और इसका जो समय है वो सेंटीमीटर में दे रखा है और ये जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमें बदल के किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा और जो टाइम कितना लगेगा वो 10 लगेगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो 10 है उसका जो है लेंथ 240 है और बी वाले का हमें पता करना है। यहाँ से 7 से कटेगा और 5×7=35 मतलब 350 यहाँ से आ गया। तो बी का वैल्यू 110 मीटर, मतलब सेकेंड वाला जो ट्रेन बी है तो उसका लेंथ कितना है, 110 मीटर है।
देखिए ये रेशियो बेस्ड सवाल का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है, इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे x प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन, यही जो है इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस वन जो है मैं ऐसे फॉर्म में भी उसको लिख के क्या सकता हूँ, वाई प्लस वन वाई माइनस वन, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यही मैंने किया है। वैसे ही एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा एक्स प्लस वन वाई प्लस वन इंटू एक्स वाई माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस वन। वैसे ही नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस वन के साथ एक्स प्लस वन कट जाएगा, वाई प्लस वन के साथ वाई प्लस वन कट जाएगा। तो आपका बचा क्या रहेगा, वाई माइनस ऑफ वन एंड एक्स माइनस ऑफ वन। यही चीज़ों को लेकर हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमें लिखना है वाई माइनस वन और एक्स माइनस वन। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू जो है आपका 9 दे रखा है, एक्चुअली 9 नहीं, अब इसको 9 के मानिए क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। वाई का वैल्यू आपका 11 दे रखा है, एक्चुअली 11 नहीं 11 के मान लीजिए। अगर वाई का वैल्यू जो है 11 के है तो यहाँ पे वाई का वैल्यू बिठाएंगे, माइनस एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। वैसे ही एक्स का वैल्यू इधर 9 के है, माइनस एक तो प्रेजेंट है। कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद अगर डायरेक्टली आपको के जगह मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, के में जगह में 1 हो सकता है, और ये 1 जब होगा तब जो है डायरेक्ट हो सकता है कि क्वेश्चन में ये दिया रहे, बट यहाँ पे आपको के वैल्यू में दिया है तो के वैल्यू के हिसाब से ही लिखना है। देखिए ये एक बॉडमास बेस्ड सवाल है जहाँ पे ये आप पॉजिटिव को नेगेटिव और जो है मल्टीप्लिकेशन को डिवाइडेड में इंटरचेंज करने के लिए बोला है। उसके बाद इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बॉडमास बेस्ड सवाल है जहाँ पे आपको पॉजिटिव को नेगेटिव में और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डिवाइडेड में इंटरचेंज करना है। उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए 22 यहाँ पे आपको दे रखा है। देखिए तो फिर 22 अगर यहाँ पर आपको यहाँ पे दे रखा है तो हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड को मुझे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से मैं 11 लिखूंगा। उसके बाद ये डिवाइड इधर ये मल्टीप्लिकेशन को मैं डिवाइडेड में चेंज करना है तो डायरेक्टली डिवाइडेड में लिखूंगा। ये पॉजिटिव को मुझे माइनस में चेंज करना है तो -50 लिखूंगा, और इस नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव में चेंज करना है तो +32 लिखूंगा। इसके साथ ये कट जाएगा तो मेरा बचा रहेगा 22 और 32। तो ये मिला जुला के कितने का फॉर्म आ जाएगा, 54 माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 4। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको सबको बताना है। नेक्स्ट जो सेशन के लिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम तरीके से डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।